हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम स्टार्ट करेंगे आज। टैक्स के अंदर लास्ट टॉपिक है, बट अगर एमकॉम की बात करूंगा तो आज जितना करवा रहा हूँ एमकॉम को इसके ऊपर भी आने वाला है। बट जो बीकॉम वाले हैं या एसवाई बैफ वाले हैं उनको इधर तक ही है। बट एसवाई बैफ में नेक्स्ट सेम में जहाँ पे मैं एंड करूँगा ये टॉपिक, उधर से ही एसवाई बैफ के नेक्स्ट सेम में ये चालू होने वाला। मतलब एसवाई बैफ के नेक्स्ट सेम में जब टैक्स आपको आएगा तो टोटल इनकम के सम्स आने वाले एसवाई बैफ को। बट एसवाई बैफ को इसके आगे का जो प्रोसेस जो एमकॉम को पढ़ाने वाला वो आपको एसवाई बैफ को आने वाला है। तो एसवाई बैफ इसके बाद आगे भी है, बट बीकॉम को इसके आगे नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है टोटल इनकम, तो वो समझो। तो टोटल इनकम के अंदर आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये चार्ट मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। टोटल इनकम में मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल के कितने इनकम्स होते हैं, 5। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 लिख रहा हूँ, चौथा यानी कि जो कैपिटल गेन है वो नहीं लिख रहा, क्योंकि कैपिटल गेन अलग से इनकम दिखाया जाता है, वो आपके सोर्स ऑफ इनकम में नहीं प्रेजेंट करते। बट 5 सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिसमें सबसे पहला है सैलरी, फिर है हाउस प्रॉपर्टी, फिर है बिजनेस प्रोफेशन, और उसके बाद अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन भी है। बट वो कैपिटल गेन को अपन टोटल इनकम में दिखाने वाले नहीं। ठीक है, क्लियर। सैलरी में कैसे कैलकुलेशन करना है मैंने आपको बता दिया। हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन, इनकम कैसे कैलकुलेट करते ये पढ़ा है। हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, अदर, सैलरी। आपको क्या करना है, ये सब इनकम टोटल करके गवर्नमेंट को दिखाना है, जिसे आप जीटीआई कहते हो, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम दोनों चलेगा। मतलब एक इंडिविजुअल ने जितना भी इनकम जनरेट किया है उन सब का टोटल गवर्नमेंट को दिखाना है कि भाई ये मेरा टोटल इनकम है। आपको डिडक्शन फिडक्शन सब देने के बाद आपको गवर्नमेंट को आपका इनकम बताना है। गवर्नमेंट आपके इनकम देखने के बाद बोलेगी तुमने कोई खर्चा किया है क्या, कुछ ऐसा खर्चा जिससे हम आपको और डिडक्शन दे सके, और उसे कहते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फॉर ऑल योर एक्सपेंसेस। आप जो भी एक्सपेंसेस करते हो उसका आपको आपकी इनकम में से गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शन मिलता है, और वो डिडक्शन के लिए सेक्शंस होते जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेक्शंस याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला सेक्शन है आपका सेक्शन 80C, फिर है 80CCC, फिर है 80D, फिर है 80DD, 80E, 80TTA, TTB, 80U, ऐसे इतने सारे सेक्शंस है, याद हो जाएंगे 100%। ABCD तो आता ही है ना, बराबर। तो ABCD के सीक्वेंस में हम सेक्शंस को भी याद करने वाले। आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 डिडक्शंस आपके सिलेबस में 8 डिडक्शंस है। ये 8 आपको याद रखने हैं। डिडक्शन मतलब ये सारे, अगर आपने ऐसे टाइप के कोई भी एक्सपेंसेस किए, एक्सपेंसेस ये इनकम नहीं है, एक्सपेंसेस है, तो आपको इसके अंदर डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब वो 80C का हो सकता है, CCC का हो सकता है, D का, DD का, E का, TTA, TTB, TT, कोई भी डिडक्शन मिल सकता है। मतलब आपने जो भी किया रहेगा आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, और डिडक्शन देने के बाद जो इनकम आता है
उसे कहते हैं NTI, नेट टैक्सेबल इनकम या नेट टोटल इनकम। बीकॉम को इतना ही है, एमकॉम को इसके आगे जो भी इनकम आपको आया उस पे टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना टैक्स भरना है, वो कैलकुलेशन का पार्ट एमकॉम को और एसवाई बैफ को नेक्स्ट सेम में आएगा। ठीक है, एमकॉम को तो अभी है बट एसवाई बैफ को नेक्स्ट सेम में है, और बीकॉम को सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना है। समझा? क्लियर? एसवाई बीबीआई को भी सेम कितना कैलकुलेट करना है, एनटीआई तक। क्लियर है? पक्का? तो आज हम क्या सीखने वाले, आज हम डिडक्शन के बारे में सीखने वाले। डिडक्शन क्या होता है, कितना याद रखना है, कौन से डिडक्शंस होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। हुआ तो सम करेंगे, नहीं तो डिडक्शन पे ही फोकस करेंगे। ठीक है क्या? चलिए एबीसीडी से चालू करेंगे। 80A का डिडक्शन होता है, 80B का भी डिडक्शन होता है, बट वो आपको नहीं है, आपको सीधा 80C से चालू करेंगे। यहाँ पे 80C का मतलब है इन्वेस्टमेंट। C stands for investment, C stands for investment। समझ में आएगा? C for cat नहीं है यहाँ पे, C for investment है यहाँ पे। टैक्स में C for investment है, मतलब अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है कोई भी स्कीम में, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में, आपने इन्वेस्टमेंट किया है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, सुपर एन्युएशन फंड में, नेशनल सेविंग स्कीम में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, धन रक्षा, जीवन धारा, इक्विटी, इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। सर सब याद करना पड़ेगा क्या? मैंने क्लियर बोला, इन्वेस्टमेंट ये याद रखना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, डोनेशन नहीं बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं। डोनेशन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मैं कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूं, भाई मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट ही किया है ना। समझ में आ रहा है? बैंक में पैसा डिपॉजिट करना इन्वेस्टमेंट नहीं, वो अलग चीज है। ये स्कीम्स के नाम है। ट्यूशन फीस भी इन्वेस्टमेंट है। सर ऐसा कैसा? जो बाप है वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूशन फीस दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये जब बड़ा होएगा तो मुझे खिलाएगा ना। बच्चा बड़ा होएगा, जॉब करेगा, बाद में रिटर्न्स तो मुझे ही मिलेंगे, तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। समझ में आया? तो ट्यूशन फीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर नया घर खरीदा, इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रहा है? फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीओ 5 इयर्स टाइम डिपॉजिट, ये सारे आपके क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देती है। कितना? अप टू ₹1,50,000। 1.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उतना ही डिडक्शन। सर मैंने 2 लाख कर दिया है, तुमने 2 लाख किया, गवर्नमेंट तुमको सिर्फ 1.5 लाख ही माइनस करने देगी, 1.5 लाख से ज्यादा माइनस करने नहीं देगी। ये पूरा कोई भी आप कितने सब में भी इन्वेस्ट करोगे ना तो भी डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1.5 लाख। सी फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 1.5 लाख का डिडक्शन है। समझा? इसका भाई है 80CCC, और CCC में सिर्फ एक ही चीज आता है, यहां पे आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और यहां पे है प्रीमियम फॉर पेंशन प्लान। ये इन्वेस्टमेंट एक ही इन्वेस्टमेंट है, ये स्पेसिफाइड है। CCC में एक ही इन्वेस्टमेंट आता है, प्रीमियम ऑन पेंशन प्लान। लाइफ इंश्योरेंस इधर और पेंशन प्लान इधर आता है। इधर भी इन्वेस्टमेंट किया, इसमें भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, दोनों को मिला के 80C और CCC दोनों को मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलने वाला है। इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट में आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 1.5 लाख रुपए। समझा? सी फॉर इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे आपका जो भी इनकम होगा उसके अंदर अगर आपने इसमें से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट किया है और जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतना या 1.5 लाख, इससे ज्यादा आपको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया तो 50,000 माइनस होगा, मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया तो मैक्सिमम 1.5 लाख ही माइनस होगा। समझा क्या? तो ABCD के हिसाब से पहला C आ गया।
सी एंड ट्रिपल सी, सी एंड ट्रिपल। 80 सेक्शन है, चैप्टर 6A इस 80 का सेक्शन, इसमें सब 80 आने वाला है, उसके सब सेक्शन A B C D E F G ये सब आने वाला है। तो चैप्टर 6A के अंदर पहला सेक्शन 80, सब सेक्शन C लिखना है। ट्रिपल C भी आ गया। अब D फॉर मेडिकल, मेडिकल, D फॉर मेडिकल, D फॉर मेडिकल, मेडिकल। तो जो भी मेडिकल का एक्सपेंसेस आप करते हो उसके लिए सेक्शन दिया गया है 80D। तो C के बाद आएगा D, D फॉर मेडिकल। अब मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल एक्सपेंसेस अलग होता है, मेडिसिन खरीदा वो एक्सपेंस होगा, वो उसके डिडक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है। मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है और उसका प्रीमियम भर रहा हूं, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट बच्चों के लिए, तो मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? मियाँ बीवी बच्चे समेत 25,000। मियाँ का अलग, बीवी का अलग, बच्चे का अलग, नहीं, तीनों का मिला के टोटल कितना भावेश? कितना? मियाँ बोल, बीवी बच्चों समेत कितना डिडक्शन मिलेगा भावेश? तीनों का 25-25 नहीं, मैंने मियाँ का भी 25 निकाला है, बीवी का भी 25 निकाला है, बच्चे का भी 25 निकाला है, गवर्नमेंट 75 नहीं, तीनों को मिला के टोटल कितना डिडक्शन मिलेगा? 25,000। माँ बाप के लिए अलग है, गवर्नमेंट सोचता है भाई तेरे लिए बीवी के लिए एक है, लेकिन तेरे माँ बाप के लिए भी और एक्स्ट्रा, अगर तूने उनका भी इंश्योरेंस निकाला है, पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस निकाला है, तो और 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया क्या? मतलब मैं लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी मेडिकल इंश्योरेंस निकाला मेरे लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए, तो तीनों का मिला के 25, पेरेंट्स के लिए निकाला, मम्मी के लिए, डैडी के लिए, दोनों को मिला के 25। मतलब अगर मैं दोनों का, सबका इंश्योरेंस भर रहा हूं, कितना भी भर रहा हूं, मुझे मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? मेरे लिए 25, पेरेंट्स के लिए 25। मैं 50,000 भर रहा हूं सिर्फ मेरा, तो भी मुझे 25,000 का ही डिडक्शन। समझा? लेकिन अगर इस जगह पे हम बन जाते हैं सीनियर सिटीजन, अगर हम बन जाते हैं सीनियर सिटीजन, तो गवर्नमेंट 25 का लिमिट बढ़ा के 50 कर देता है। 50 कैसे? और 25 ऐड हो जाएगा। अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं तो मुझे 25 तो मिल रहा था, और 25,000 ऐड हो जाएगा। अगर पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो और 25,000। इन शॉर्ट, अगर हम दोनों सीनियर सिटीजन है तो 25 का डिडक्शन नहीं, 50 का डिडक्शन मिलेगा, मुझे भी और पेरेंट्स को भी। लेकिन अगर मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो मेरे लिए 25 और पेरेंट्स के लिए कितना आ जाएगा? 50। तो इस तरह से मैं टोटल कितना क्लेम कर सकता हूं? 75। और अगर दोनों सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक का क्लेम कर सकता हूं, मेरा 50, पेरेंट्स का 50। समझा? और दोनों सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? 50, मेरा 25 और दूसरे का भी 25। नहीं समझा? तो ऐसा एक्सप्रेशन क्यों? क्लियर है? तो 80D, डी फॉर मेडिकल, मेडिकल इंश्योरेंस, खुद के लिए 25, पेरेंट्स के लिए 25, अगर सीनियर सिटीजन है तो और 25। डन है? पक्का? 100% क्लियर? डी, वापस से डी, बट डबल डी। पहले आया 80C ट्रिपल सी, 80D डबल डी। अब डबल डी में मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई बीमार है, हैंडीकैप है, चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है। अब हैंडीकैप में भी ना एक परसेंटेज है, 0 से लेके 40% तक अगर आप हैंडीकैप हो, 40% हैंडीकैप हो, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर हैंडीकैप का आपका जो परसेंटेज है वो 40% से ज्यादा और 80% तक है, तो आपको 75,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अब ये क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं। और अगर वो हैंडीकैप 80% से लेके कितना परसेंट तक? 100% तक, बराबर। अगर 100% हैंडीकैप है तो जी के क्या करेगा वो? 100% हैंडीकैप कैसे हो सकता है? 100% हैंडीकैप
कुछ तो परसेंट रहेगा ना जो चला सकता है वो, या पूरा हैंडीकैप ही बना देंगे उसको, क्या है। तो 80 से 90% तक अगर वो हैंडीकैप है तो गवर्नमेंट उसको 1,25,000 तक का क्या देगा, डिडक्शन। एग्जाम्पल, मेरे घर में कोई बीमार है और बीमारी में खाली उसका एक हाथ का प्रॉब्लम है, पूरे बॉडी में सिर्फ एक हाथ उसका चल नहीं रहा है, बाकी पूरा बॉडी उसका चल रहा है, फिर रहा है, सब हो रहा है। तो उसका मेंटेनेंस का, दवाई का खर्चा अगर मैं कर रहा हूं तो गवर्नमेंट बोलेगा अरे पूरे शरीर में सिर्फ हाथ का ही प्रॉब्लम है, 10-20 का ही हैंडीकैप है, बाकी तो काम कर सकता है ना, तो आपको इसका डिडक्शन नहीं दूंगा मैं। लेकिन पूरा वन साइड पैरालाइज्ड है, बाकी एक साइड चल रहा है, एक साइड पैरालाइज है, मैं उसको मेंटेनेंस दे रहा हूँ, खाना खिलाने का भी काम मेरा है, दवाई का नर्स रख दिया मैंने उसके लिए कि उसका मेंटेनेंस करेगी, जो भी XYZ, तो उसका खर्चा तो आ रहा है। तो मेरा खर्चा कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट देखेगी कि ये जो हैंडीकैप है वो सीवियरली हैंडीकैप है कि नॉर्मल हैंडीकैप है। सीवियरली मतलब 80 से 90% के बीच में अगर हैंडीकैप है उसे सीवियर कहते हैं। तो गवर्नमेंट आप जो भी खर्चा करो पूछेगी भी नहीं, आपने 2 लाख खर्चा किया, आपने 10,000 खर्चा किया, पूछेगी नहीं, सीधा कितना डिडक्शन दे देगी, 1,25,000 लमसम अमाउंट। इधर आपने क्या खर्चा किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी का हैंडीकैप का मेंटेनेंस कर रहे हो, आपके घर पे आप देखभाल कर रहे हो, तो अगर वो 40 से 80% है तो 75,000 का डिडक्शन, अगर वो 80 से 90% के बीच में तो 1,25,000 का डिडक्शन। अरे समझा। खर्चा मैंने 5 रुपए भी खर्चा किया है तो भी मेरे को डिडक्शन 1,25,000 मिलेगा अगर वो सीवियरली हैंडीकैप। समझ में आया। जिससे तुम बोलते हो ना गवर्नमेंट सिर्फ लेती है, तो ये यहाँ पे डिडक्शन में दे दी भी आपको डिडक्शन। क्लियर। ये आता है 80 में, मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप 75,000 और 1,25,000। सी फॉर इन्वेस्टमेंट, CCC इन्वेस्टमेंट। अब CCC में क्या याद रखना है, पेंशन प्लान। CCC में क्या आता है, प्रीमियम ऑन पेंशन प्लान। दोनों को मिला के कितना डिडक्शन मिलेगा, 1.5 लाख रुपए। फिर आता है 80D। डी में क्या आता है, मेडिकल इंश्योरेंस। खुद के लिए मियाँ बीवी बच्चे समेत 25, पेरेंट्स के लिए 25, दोनों सीनियर सिटीजन है तो और 25 ऐड हो जाएगा। समझ में आया। फिर आता है 80D। डी के बाद डबल डी, मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। हैंडीकैप को मेंटेन कर रहे हो तो 75,000 या 1,25,000। ठीक है। CD। उसके बाद आता है ई फॉर एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन। अब ये क्या होता है, हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद, बराबर ना भावेश, वेरी गुड। क्या बोलते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद। और कोई हायर एजुकेशन कभी चालू होता है, ग्रेजुएशन के, है ना, बेवकूफ लोग है फिर तुम लोग, कभी तुम लोग ने अपना रिजल्ट देखा ही नहीं है। मतलब आप आपका 12th का रिजल्ट देखो, उसके ऊपर लिखा रहता है हायर एजुकेशन, तो मतलब 10वीं के बाद जो आपका पढ़ाई चालू हो जाता है वो है हायर एजुकेशन। अगर आपने उस स्टडी के लिए, अगर भावेश उस स्टडी के लिए तुमने लोन लिया है, और लोन लिया है कल्पना, उसमें मैं ब्याज भी भर रहा हूँ, लोन का अमाउंट भी भर रहा हूँ, ब्याज भी भर रहा हूँ, तो आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 10 रुपया हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 10 करोड़ इंटरेस्ट हो, इधर कोई लिमिट नहीं है। जितना भी इंटरेस्ट आप भर रहे हो कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट जितना भर रहे हो पूरा का पूरा डिडक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जैसे CCC और C में 1.5 लाख का डिडक्शन, 25,000, 25,000, 50,000 का डिडक्शन, या 75, 125 का डिडक्शन। एजुकेशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए कोई लिमिट नहीं है, पूरा इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। अरे समझाइए। हाँ, तो सबसे पहला था CCC, D ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन कौन सा एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन पे कोई लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट माफ हो जाएगा। समझ में आया। अब ई के बाद सीधा आ जाता है टी, TTA TTB, TTA TTB। अब TTA स्टैंड्स फॉर सेविंग अकाउंट, TTB stands for Senior Citizen Fixed Deposit.
TTA स्टैंड्स फॉर जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, अगर उनका सेविंग अकाउंट है तो उससे उनको मिलता है इंटरेस्ट। अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट। तो सेविंग अकाउंट है, आप सीनियर सिटीजन नहीं होने चाहिए। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, सेविंग अकाउंट है, ब्याज मिल रहा है, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये जो TTA का डिडक्शन मिल रहा है ये नॉर्मल इंसान को मिलता है, सीनियर सिटीजन को नहीं। सेविंग अकाउंट का डिडक्शन सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता है। सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट का डिडक्शन मिलता है TTB में। TTA में नॉर्मल इंसान को सेविंग अकाउंट के ऊपर मैक्सिमम 10,000 तक का इंटरेस्ट, डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। तो अगर आपका बैंक में अकाउंट है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 10,000 के अंदर मिल रहा था, तो पूरा माफ हो जाएगा। अप टू 10,000 अलाउड है, 10,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। अरे समझाइए। हाँ, वही जगह पे अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, तो यहां पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कितना बढ़ गया है? 50,000। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 और नॉर्मल के लिए 10,000। नॉर्मल के लिए सेविंग अकाउंट, सीनियर के लिए फिक्स डिपॉजिट। समझा? तो पहला सी, फिर डी, फिर ई, TTA, TTB। अब खुद के लिए यू, योर सेल्फ, ATU। खुद के लिए अगर आप हैंडीकैप हो, अगर आप हैंडीकैप हो तो परसेंटेज का स्लैब सेम। इफ यू आर हैंडीकैप फिर भी इनकम कमा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको भी डिडक्शन देता है सेम प्रोसेस में, 75 एंड 1,20,000। ये मेंटेनेंस नहीं है। यू मतलब खुद के लिए, ब्लाइंड, हैंडीकैप, रिटार्डेड, लमसम अमाउंट या तो 75,000 या तो टोटल डिडक्शन अप टू GTI माइनस LTCG माइनस लॉटरी प्राइस। हमेशा याद रखो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, ये सब आपके टोटल इनकम के अंदर डिडक्शन नहीं दिया जाता है। LTCG कभी सुना है इसके बारे में? बोलो, नहीं सुना है बोलो, नहीं सुना है। अभी मैं फुल फॉर्म होता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सुना है, उसे LTCG कहते हैं। मैंने बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके टोटल में नहीं आता है, इसलिए क्योंकि उसको निकाल दिया जाता है, उसके बाद ही ये सारे डिडक्शन दिए जाते हैं। मतलब अगर आप इनकम दिखाते भी हो तो उसके अंदर LTCG को डिडक्शन नहीं मिलता है, लॉटरी प्राइस को डिडक्शन नहीं मिलता। तो सम करेंगे तो समझेगा, बट बेसिक बात याद रखना है कि टैक्स जब भी आप कैलकुलेट करते हो, टैक्स, तो ये सारे डिडक्शन है जो गवर्नमेंट आपको देती है। कौन से डिडक्शन है? ATC का मतलब है इन्वेस्टमेंट, ATCCC पेंशन प्रीमियम प्लान, बराबर है। फिर ATD मेडिकल इंश्योरेंस, ATDD मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, E फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन, TTA सेविंग अकाउंट, TTB सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट, ATU सेल्फ हैंडीकैप जो भी है वो। ये समझा? अगर ये चीज समझ जाएगा तो जो आपने पिछला पढ़ा है वो एक बार रिकलेक्ट होगा सब अच्छे से, कि हम वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे। हम क्या कर रहे थे? सैलरी का कैलकुलेशन सीख रहे थे, हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन सीख रहे थे, बिजनेस का सीख रहे थे। क्यों? ताकि यहाँ पे आने के बाद जो भी GTI मिलेगा उसके अंदर हम ये सारी चीजें वो क्या करेंगे? माइनस। इफ किया है तो, अगर इसमें से कुछ भी नहीं किया है तो कुछ डिडक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? आप पूछना, आपके पेरेंट्स अगर टैक्स रिटर्न करते हैं ना तो आपको ये ATC के बारे में, ATCCC के बारे में पूछोगे तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइव एग्जाम्पल है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। क्लियर? क्या होता है टोटल इनकम समझ में आया? सब इनकम कैलकुलेट करने का, उसके बाद इसमें से अगर कुछ भी किया है तो उसका डिडक्शन देने का, डिडक्शन देने के बाद जो इनकम आएगा उसे आप NTI कहते हो। क्लियर है? पक्का? सम लेने का तो मेरे को ऐसा लग रहा है लेना है, नहीं लेना है, इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूं, डिडक्शन याद कर लेते। CCCC इन्वेस्टमेंट, कितना लिमिट है? 1,50,000। D मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस में खुद के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए कितना? 25, पेरेंट्स के लिए अलग से 25, दोनों सीनियर सिटीजन है तो 25-25 ऐड हो जाएगा। अगर एक सीनियर सिटीजन है जो भी है उसके लिए 25 ऐड हो जाएगा।
फिर डबल डी के अंदर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, अगर घर पे कोई हैंडीकैप है, उसका दवा का खर्चा कर रहा हो, कुछ भी एक्सपेंसेस कर रहा हो, तो उसके लिए अपने को 75 या 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। डी के बाद ई आता है, ई फॉर एजुकेशन, कोई लिमिट इसके लिए नहीं है, जो भी इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस। फिर आ जाता है टीटी ए, सेविंग अकाउंट में अगर आपको ब्याज वगैरह मिल रहा है तो उसका डिडक्शन, फिक्स डिपॉजिट पे अगर ब्याज मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन होने चाहिए, 50,000 का डिडक्शन। फिर आता है यू, खुद अगर हैंडीकैप या कुछ भी हो तो 75,000 और 1,25,000। डिडक्शन समझ में आया? पक्का डिडक्शन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डिडक्शन है तो आपका टोटल इनकम और टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब से जो भी लेक्चर्स होंगे वो टोटल इनकम के ही होंगे। टोटल इनकम के अंदर हम एक एक हेड्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके अंदर ये डिडक्शन जो आने वाला है वो देंगे। क्लियर? पक्का समझाए? 100% चार्ट याद हो जाएगा। मैं ये याद करने नहीं बोल रहा हूँ कि क्या क्या याद रखने का, नहीं, आपको बेसिक बात याद रखनी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो 80C में आता है, खाली CCC में क्या आता है, पेंशन प्रीमियम प्लान, डी मेडिकल इंश्योरेंस, डबल डी मेंटेनेंस, ई एजुकेशन, TTA सेविंग अकाउंट, बी फिक्स डिपॉजिट, यू सेल्फ हैंडीकैप। याद रहेगा? पक्का? तो फिर आज के क्लास में इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ सम्स हम इसके ऊपर ले लेंगे। क्लियर है क्या? होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।